बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमरा इकबाल है और मैं एक होम्यो फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे 25 जून के हवाले से WHO इस दिन को सेलिब्रेट करता है फॉर गिविंग द अवेयरनेस फॉर द विटलिगो या ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा विटलिगो, जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान में फुलबेरी कहते हैं, इसका मरीज़ हमने अपने आसपास कहीं ना कहीं देखा हुआ है। अगर टोटल दुनिया की आबादी की बात की जाए तो 2% लोग तकरीबन ऐसे हैं जो इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। और इस मर्ज़ में होता ये है कि आपकी स्किन के जो सेल्स हैं, जिन्होंने आपकी स्किन के कलर को डिसाइड करना होता है या वो पिगमेंट बनाना होता है, वो पिगमेंट बनाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी उस जगह का जो स्किन का कलर है वो वाइट हो जाता है और वाइट पैचेस बन जाते हैं। ये वाला स्प्रेड जो है ये आपके हाथ, बाजू, आपकी गर्दन, आपके चेहरे और आपके पैरों पे हो सकता है। बाज़ दफ़ा इसकी वजह से आपके जो बाल हैं जिस्म के, उनका कलर भी चेंज हो सकता है। अगर बात की जाए विटलिगो की कॉजेज़ के बारे में, तो इसकी कुछ बहुत स्पेसिफिक कॉजेज़ हैं, वो कि अभी इस पे फर्दर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनआइडेंटिफाइड हैं, हम उन्हें क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये अक्सर उन लोगों में देखा गया है जिनके अंदर फैमिली टेंडेंसी मौजूद है। अगर आपके जीन्स में या आपके बड़ों में कहीं ये बीमारी मौजूद है, ये प्रॉब्लम मौजूद है, तो ये बाज़ दफ़ा बच्चों में भी देखी जा सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी बॉडी अपने ही सिस्टम या अपनी इम्यूनिटी के खिलाफ काम करना शुरू हो जाते हैं, यानी ऑटो इम्यूनिटी पे चले जाते हैं, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स पे चले जाते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होते देखी गई है। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की बात करें तो थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिसकी डिस्टर्बेंस की वजह से बाज़ दफ़ा या जिसकी डिस्टर्बेंस में हमें विटलिगो जैसे सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स मिलते हैं। बाज़ लोगों में इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी ये मसला शुरू हो जाता है। ये बीमारी या ये प्रॉब्लम बहुत स्लोली भी प्रोग्रेस कर सकती है और सडन अपीयर भी होती है। अगर बात की जाए कि क्या इसमें कोई पेन या डिस्कम्फर्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई पेन नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। कॉस्मेटिकल इशू के अलावा ये जिस्म को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, इसीलिए इसके ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। हाँ, अगर ये किसी ऐसी जगह पे या चेहरे पे, तो फिर डेफिनेटली वो कॉस्मेटिकली सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अगर बात की जाए इसमें हम कि कौन सी चीज़ें हैं जिसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके आसपास के आप खुद इसके चीज़ के मरीज़ हैं, तो आपने अपना पहले थायराइड का टेस्ट करवाना है। अपने थायराइड को ज़रूर चेक करें। इसमें हम TSH और T3 और T4 जो रेगुलेशन है वो चेक करते हैं। इसके अलावा आपने अपनी स्किन को किसी किस्म का ट्रॉमा नहीं देना। आपने कोशिश करनी है कि उसको जानबूझ के कोई चोट ना लगे या आपकी स्किन पे कोई डैमेज ना आए, उससे भी विटलिगो के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। अगर आप इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं तो अपने इमोशनल स्ट्रेस पे ज़रूर काम करें ताकि आप इस प्रॉब्लम से निकल आएँ। कोई भी हैवी केमिकल इरिटेंट्स या कोई भी बहुत महंगी या बहुत ही केमिकलाइज्ड जो लोशन या क्रीम्स हैं, उनका इस्तेमाल भी विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन या आपके जो भी फिजिशियन हैं उनके बगैर पूछे इस्तेमाल नहीं करना। ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स होती हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स के अंदर वो चीज़ें हैं जो आपकी पिगमेंटेशन को जो है वो वापस ला सकती हैं और आपके मेलेनोसाइट्स ठीक तरह से काम कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 जैसी डाइट, जैसे कि अंडा है, दही है, गोश्त है, फ़िश है, आप इसका इस्तेमाल करें। फॉलिक एसिड वाली डाइट का इस्तेमाल करें जिसमें सब्ज़ पत्तों की चीज़ें आती हैं। जिंक जैसी डाइट का इस्तेमाल करें जिसके अंदर आपके सीड्स आते हैं, जितने भी आपके नट्स हैं वो आते हैं। कॉपर रिच डाइट आपको इस्तेमाल करनी है, जैसे कि आपके ये जो पूरी गंदम है, पूरा अनाज, होल ग्रेन जिसको हम कहते हैं, यानी आपने गंदम का अगर आटा लेना है तो पूरा आटा लेना है, कुछ उसको रिफाइंड नहीं होने देना या रिफाइंड नहीं करवाना उसको। इसके अलावा कोई ऐसी खुराक जो कि आपके मेलानिन को बूस्ट करे, इसके अंदर आपके पास बादाम का ऑप्शन मौजूद है, अंजीर का ऑप्शन मौजूद है, खजूर का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। उससे आपको काफ़ी हद तक आपका जो मेलानिन है वो कम बैक कर लेगा। पानी का इस्तेमाल अच्छा करना है, खुला पानी पीना है। साथ ही साथ वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें, एटलीस्ट अपने डॉक्टर से बात करके। ऐसी फ्रूट्स जिसमें सिट्रस बहुत ज़्यादा है उनका इस्तेमाल नहीं करें। देखा गया है कि ऐसे लोगों में बाज़ दफ़ा जो सिट्रस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनके अंदर विटलिगो का प्रॉब्लम बढ़ जाता है या ज़्यादा तेज़ी से सामने आना शुरू हो जाता है। वाइट शुगर नहीं खानी, रिफाइंड आटा नहीं खाना, पैकेजिंग फूड नहीं खानी, प्रोसेस्ड फूड नहीं खानी, रेड मीट का इस्तेमाल कम कर दें। इसके अलावा स्मोकिंग तो डेफिनेटली बंद की जानी चाहिए। अगर कोशिश करें आपके अगर आपको किसी भी तरह की
डेयरी प्रोडक्ट से इंटॉलरेंट है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो कोशिश करें वो भी मत इस्तेमाल करें। इसके बाद बात करते हैं विटलिगो के अंदर कि किन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। सन से अपने आप को बचाना है, क्योंकि सन हीट जो है ये समटाइम पेशेंट्स को इरिटेट कर सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो फिर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी काम करना चाहिए। इसके अलावा जेंटल स्किन केयर करनी है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी लोशंस और क्रीम्स का इस्तेमाल विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन आपने इस्तेमाल नहीं करना। रूटीन का एक चेकअप है वो ज़रूर करवाएं, ताकि आपके विटलिगो की जो स्प्रेड का जो वे है या उसका टाइम लिमिट है, ड्यूरेशन है, उसको साथ साथ चेक किया जा सके। अपनी नींद को अच्छी क्वालिटी का करें, 7 से 8 घंटे रात की नींद आपने सोनी है, अपने बेड टाइम को फिक्स करें, ताकि आपको किसी भी तरह की जो डिस्टर्बेंस है विटलिगो के अंदर वो एटलीस्ट नींद की वजह से मत आए। लॉन्ग टर्म स्टेरॉयडल मेडिसिन विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपने पिर्सिंग नहीं करवानी, आपने टैटूज अपनी स्किन पे नहीं करवाने, स्किन को जानबूझ के डैमेज नहीं करना। सेल्फ मेडिकेशन से बचें। सेल्फ मेडिकेशन से बेहतर है कि आप किसी भी फिजिशियन को, चाहे वो आप किसी भी सिस्टम में जाना चाह रहे हैं, किसी भी सिस्टम की मेडिसिन खाना चाह रहे हैं, होम्योपैथी खाना चाह रहे हैं या एलोपैथी खाना चाह रहे हैं, आप अपने फिजिशियन को मिलें, अपने डॉक्टर को मिलें, उसकी रिकमेंडेशन के बगैर उस दवाई का इस्तेमाल नहीं करें। सूरज से मैंने आपको बताया कि इससे आपने अपने आप को बचाना है। अब बात करते हैं एथिकली। एथिकली क्यों ज़रूरी है? मेरे पास जब पेशेंट क्लिनिक पे आता है तो जनरली मैं आपको एक बात बताऊं, वो पेशेंट उस तकलीफ़ से, उसकी वजह से तकलीफ़ में नहीं आया होता जितना वो लोगों के रवैयों से आता है। अब लोगों के रवैयों में क्या है, 2-3 चीज़ें समझने की बात है। ये बीमारी कोई किसी को किसी से लगती नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है, ये छूत की बीमारी नहीं है। आप इसके साथ हाथ मिला सकते हैं, आप इस शख्स के साथ बैठ भी सकते हैं। ये नॉर्मल लोग होते हैं, इनका नॉर्मल माइंड होता है, इनका नॉर्मल इंटेलेक्चुअल होता है, ये किसी भी आम इंसान, ज़हीन इंसान की तरह ही ज़हीन होते हैं, इससे इनकी काबिलियत पे कोई असर नहीं आता। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये लोग उतनी ही इज्जत और उतनी ही रिस्पेक्ट के काबिल होते हैं जितना कि काम इंसान होता है। इसके साथ साथ इनके सारे राइट्स इनको बराबर मिलने चाहिए। इनके ख़ास तौर पे बुली इनको मत करें, क्योंकि आप जब इन्हें बुली करते हैं और इन्हें कॉस्मेटिकल एक डेफिशिएंसी का एहसास दिलाते हैं, इससे इनका कॉन्फिडेंस ख़राब होता है और उस ख़राब कॉन्फिडेंस की वजह से इनकी ज़िंदगी गुजारने की परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होती है और इससे इनको स्ट्रेस भी होता है, जो इनकी बीमारी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ऐसे किसी अल्फाज का इस्तेमाल ना करें जिससे इनको बुरा लगे, कोई ऐसा इनका नाम मत रखें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स जो ऐसा कुछ कर रहा है, एथिकली जो इस तरह के काम कर रहा है और वो ये ख्याल नहीं कर रहा कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, तो प्लीज़ उसको समझाएं, आराम से समझाएं, पर समझाएं और उससे बात करें कि वो ऐसा बिहेवियर अपना शो करना बंद कर दे। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट विटलिगो। जज़ाकल्लाह।